back to the Political Science 2 lecture series on Napier, and today we'll be discussing the starting discussion on the British political system. And the first very important thing to consider when we're discussing British political system is that it has the feature of its parliament as the dominant organ in all three organs: executive, judiciary, and legislature. So in British parliamentary system, the legislature holds the apex value as compared to other organs. तो जब इसके हवाले से पास पेपर में सवाल जो बहुत फेमस है वो ये है कि किस तरीके से सॉवरेंटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश सिस्टम के अंदर. सो डू यू एग्री दिस सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट इज द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम? एक्सप्लेन इन डिटेल. सो इसके अंदर सबसे पहले तो आप बुनियादी कुछ बातें जो हमने पोल साइ 1 डिस्कस करते हुए फेडरलिज्म की थ्योरी में, यूनिटरी सिस्टम्स की थ्योरी में डिस्कस किया था. ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स. इट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द लोअर हाउस बीइंग द हाउस ऑफ कॉमन्स, व्हिच इज द more important house, and the upper house being House of Lords. Moreover, Britain is a unitary state, which means that all powers are vested in the central parliament. Central government के पास, parliament के पास सारी powers हैं. जो provincial assemblies हैं, Welsh Assembly, Scottish National Parliament, legally speaking उनकी अपनी independent हैसियत नहीं है. To revise this aspect of unitary and federal systems और इनके क्या features होते हैं, refer back to the lecture on unitary systems and federal systems in Pol Sci 1. इस हवाले से कुछ कोटेशंस जॉट डाउन की गई हैं जिसको जो ओपिनियन को कैप्चर करती हैं एक्सपर्ट्स के. सो ए वी डाइसी की बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, द सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट इज डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. पार्लियामेंट इज द पावर टू मेक एनी लॉ एक्सेप्ट द लॉ दैट बाउंड्स इट्स सक्सेसर्स. यानी पार्लियामेंट हर लॉ बना सकती है डाइसी के नजदीक, सिवाय उस लॉ के जो उसकी आने वाले पार्लियामेंट की पावर रिस्ट्रिक्ट करे. यानी कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि अपनी ही सॉवरेंटी को लिमिट कर दे, अब बाकी उसके अलावा हर चीज कर सकती है. So these are other quotations that you can quote. तो कोर थ्योरी, ये जो फलसफा क्या है पार्लियामान की इस सुप्रीमेसी के पीछे, तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि चूंकि पार्लियामेंट वो वाहिद इदारा है जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड है, जिसके मेंबर्स कंस्टिट्यूएंट्स से वोट लेकर आए होते हैं, तो इन फैक्ट जो पार्लियामेंट है इट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द विशेस ऑफ द पब्लिक. एंड इन अ डेमोक्रेसी people's wishes should govern the system, and laws should reflect the wishes of the public. आप इसमें मॉन्टेस्क्यू को कोट कर सकते हैं जिसमें हमने जनरल कैरेक्टर की बात की थी. आप रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को कोट कर सकते हैं कि हाउ what the popular will is what the state and law should be like. So ये इसका आइडिया है कि since parliament is representative of people's wishes, and people's wishes must reign supreme in a democracy. अब इसके पीछे कुछ नुकात हैं कि वो कौन से कॉजेज हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई ब्रिटेन हैज पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी. सबसे पहली बात तो ये कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ब्रिटेन डज नॉट हैव a codified constitution. Now here's the difference. There's a very subtle difference between codification and writing, putting something into writing. UK does not have a codified constitution but have written forms of constitution. उसको हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे. मतलब कोई एक ऐसा कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कह सके. मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रेफर किया जाता है जो ब्रिटेन के लीगल सिस्टम को गवर्न करते हैं, जिनकी बेसिस पे ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, जिनकी बेसिस पे पार्लियामेंट पावर्स डिराइव करती है, जिनकी बेसिस पे पॉलिटिकल सारे सिस्टम्स चल रहे हैं ब्रिटेन के अंदर. वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में है, वो पार्लियामेंट के एक्ट्स की शक्ल में है, वो कुछ जुडिशरी की जजमेंट्स की शक्ल में है. अब ये सारे रिटन तो हैं, ये लिखे तो कहीं हुए, बट दे आर नॉट कोडिफाइड, दे आर नॉट वन डॉक्यूमेंट सिस्टमैटिकली डिजाइंड एज सच. So since there is no one codified document, there is no one document which you can refer to that would put limit on the powers of the parliament. तो हर written constitution में generally ये होता है. अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो चूंकि पावर्स लिस्ट डाउन होती हैं एग्जैक्टली, तो इसीलिए फिर पार्लियामेंट की पावर लिमिट हो जाती है उस सेंस में कि आप सिर्फ इन चीज़ों पे कानून साजी कर सकते हैं, इन चीज़ों पे नहीं. इन चीज़ों पे जुडिशरी खड़का सकती है पार्लियामेंट को, इन चीज़ों पे एग्जीक्यूटिव वीटो कर सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मगर ये चीज़ें चूंकि कोडिफाइड है नहीं तो पार्लियामेंट को बहुत लेवरेज मिल जाता है
in terms of its power. Second is that absence of separation of power. Since it's a pure parliamentary form of government, ब्रिटेन में presidential system नहीं है, तो executive और legislature का fusion हो जाता है. जब legislature और executive का fusion होता है, तो legislature के पास बहुत ज़्यादा power आ जाती है. इस हवाले से फिर parliament अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है. Then there is absence of judicial review. जुडिशरी ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्टोरिकली जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं रही, यानी ये कभी भी पॉलिटिकल कन्वेंशन वहां पर नहीं रही कि जुडिशरी पार्लियामेंट के किसी फैसले को स्ट्राइक डाउन करते. इवन जुडिशरी ने अपने भी डिसीजन में, जिसको मैंने इधर कोट भी किया है केस लॉ के तौर पे, यू कैन गिव द हेडिंग ऑफ केस लॉ एंड देन गिव दिस एग्जांपल दैट पिकिन वर्सेस ब्रिटिश रेलवे बोर्ड के अंदर कोर्ट्स ने खुद जजमेंट के अंदर लिखा था कि जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं है किसी पार्लियामेंट के किसी लॉ को वो इनवैलिड डिक्लेयर करें. नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंटरी पावर. दिस heading is related to historical processes which have led to the supremacy of the British Parliament. Now, for a common man or for a newbie in this, you might wonder that Britain has a very strong sense of royalty. They have an institution of monarchy. उधर वहाँ पर किंग क्वीन और रॉयल फैमिली का पूरा सिस्टम मौजूद है. और हिस्ट्री में हम जब मूवीज देखते हैं खास तौर पे, तो वी सी दैट ब्रिटिश रॉयल्टी एंड ब्रिटिश क्राउन वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द पॉलिटिकल अफेयर्स. सो हाउ डिड इट हैपन दैट a country that was so strongly governed by monarchy transformed and metamorphosized itself into a republic, into a parliamentary form of government, not a republic, a parliamentary form of government with a monarchy, लेकिन उस monarchy के पास power नहीं है. How did that legal sovereignty transfer? How did that real sovereignty transferred from monarchy to the parliament? So over time, over a period of 1000 years to be precise, 1000 साल तकरीबन 800 से 1000 साल लगे हैं इस transformation को, and this transformation has not been smooth. So the first is Magna Carta. 1215 के अंदर एक पैक्ट हुआ किंग और बैरन्स के दरमियान. बैरन्स बेसिकली एक लैंड ओनिंग क्लास थी बरतानिया के अंदर, जिनका काम ये था, एक डिसएग्रीमेंट इनका रियासत के साथ, किंग के साथ था, जो कि बेसिकली चूंकि फ्यूडल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, तो किंग यूज्ड टू अलॉट लैंड टू द बैरन्स एंड बैरन्स यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फॉर द किंग. तो उसके अंदर बैरन्स ने किंग की अथॉरिटी को सबसे पहले चैलेंज किया कि राइट टू फेयर ट्रायल और राइट टू जस्टिस और राइट जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाएंगे, और किंग आर्बिट्रेरीली जस्टिस नहीं करेगा बल्कि फेयर ट्रायल का हर एक को मौका देगा, और अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड का, अपॉर्चुनिटी ऑफ एविडेंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी. ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ मैग्ना कार्टा के अंदर. इफ यू नीड अ लिटिल मोर डेप्थ इनटू दिस, तो ये मैंने एंड पे आपके जो जहां जहां भी मैंने ये नंबर मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब कि आखिरी स्लाइड पे आई हैव इंक्लूडेड अ टाइटल. उस टाइटल को आप गूगल पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एन आर्टिकल, और आप वो आर्टिकल पढ़ के तो डिटेल दे सकते. सो इफ यू वांट टू सी एंड रीड मोर ऑन मैग्ना कार्टा, देन आखिरी स्लाइड पे जो फर्स्ट लिंक होगा उसको आप खोलिएगा, उस टाइटल को लिखिएगा, एंड यू विल फाइंड एन आर्टिकल इन डेप्थ एक्सप्लेनिंग दैट. Similarly, 1628 के अंदर the Petition of Rights was another important document. Basically, पार्लियामेंट जब एस्टैब्लिश हुई, पार्लियामेंट के पास शुरू में कोई पावर्स नहीं थी, रियल पावर्स. द रियल पावर वेस्टेड विद द मोनार्की. 1628 के अंदर पार्लियामेंट ने किंग चार्ल्स द फर्स्ट को एक पिटीशन फाइल की, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ लॉज की ब्रीचेस के ऊपर कंप्लेन किया. इस पिटीशन के अंदर किंग को 4 राइट्स को, 4 प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करने का कहा गया. फर्स्ट वाज दैट नो टैक्सेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, कि अगर आवाम पे कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो वो किंग की मर्जी से ना हो, सिर्फ पार्लियामेंट की मर्जी और अप्रूवल उसमें जरूरी हो. किसी भी बंदे को आर्बिट्ररीली डिटेन ना किया जाए, ड्यू प्रोसेस दिया जाए. नो क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स ऑन सब्जेक्ट्स एंड नो मार्शल लॉ इन पीस टाइम. तो ये 4 बेसिकली प्रिंसिपल्स कहे गए जिनको बाद में एक्सेप्ट करवाया गया. Similarly, आगे English Civil War 1642 to 1651 is a very monumental period in British history.
इसमें बेसिकली मोनार्की और पार्लियामेंट की फोर्सेस के दरमियान प्रॉपर जंग हुई, प्रॉपर एक वॉर हुई. सो देयर वर फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस ऑफ पार्लियामेंट लेड बाय द पार्लियामेंट एंड फोर्सेस ऑफ द किंग, एंड दे फॉट अ वॉर विद ईच अदर, हेंस द सिविल वॉर. अल्टीमेटली पार्लियामेंट की फोर्सेस इमर्ज्ड विक्टोरियस, and as a result they executed the king. The King Charles was executed and his head was put on the Westminster building, which is the Parliament Hall of the British Parliament. तो इसके नतीजे में फिर कुछ अरसे के लिए रिपब्लिक क्रिएट की गई ओलिवर क्रॉमवेल के अंदर, यानी कि कोई मोनार्क नहीं था, यानी इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ रिपब्लिक, लाइक जैसे फ्रांस ने मोनार्की खत्म करने के बाद फ्रेंच रिपब्लिक बना दी, या किसी भी और मुल्क में जहां पर मोनार्की जब खत्म हो जाती है और सिर्फ डेमोक्रेसी रह जाती है तो वो रिपब्लिक होती है. However, later पार्लियामेंट ने ही किंग चार्ल्स द सेकंड को इन 16 इसको बाद में आफ्टर द पीरियड ऑफ वॉर, आफ्टर द रिपब्लिक पीरियड, he was invited to take the throne in 1660. लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ने विक्टोरियस इमर्ज हुए थे और किंग को एग्जीक्यूट किया गया था, इसलिए इट एस्टैब्लिश्ड द प्रेसिडेंट दैट मोनार्क कुड नॉट रूल विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट. ऑटोमेटिकली किंग वाज नाउ ऑन अ बैक फुट एज कंपेयर टू पार्लियामेंट. सिमिलरली फिर इससे अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का पीरियड है 1988 से 89. ये बेसिकली कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स की तरफ रेफर करता है विच witnessed the King James II of England deposed and succeeded by one of his daughters and her husband. King James II को पार्लियामेंट ने डिपोज कर दिया. Basically James was an overt Catholic. Now for basic Christianity, broadly speaking, very brief broad generalization, can be divided into two main sects, Catholics and Protestants. Catholics शुरू में आए, Protestants बाद में आए मार्टिन लूथर year 1000 टर्न ऑफ द मिलेनियम पे उसकी टीचिंग्स की वजह से. यू कैन चेक दैट ऑन यूट्यूब पे, आपको कोई वीडियो भी इस पे छोटी सी मिल जाएगी. सो कैथलिक्स पहले आए. कैथलिक्स आर दोज हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड हु बिलीव इन पोप रिलीजियसली. तो इटली वेटिकन इज देयर सेंटर. Protestantism on the other hand is more independent religion where there is less reliance on church and pope, broadly speaking. तो यूरोप में अगर हम बात करें तो जैसे इटली है, ये फ्रांस है, ये बहुत सारे मुल्क कैथलिक हैं, जबकि ब्रिटेन इज अ वेरी क्लियर प्रोटेस्टेंट. यूनाइटेड स्टेट्स इज अ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन. तो सेक्ट्स का बहुत मसला था. प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स आपस में बहुत जंगें लड़ी हैं, इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, वॉर्स ऑफ रिलीजन, एक पूरा एक सीरीज ऑफ वॉर्स हैं जो यूरोप में हुई हैं. तो अब इंग्लैंड, ब्रिटेन बेसिकली in terms of its demography was Protestant, but the King James was an overt Roman Catholic. He was a Catholic and he, जो dissenters थे, जो Protestants थे, वो उनको legal right dissent का नहीं दिया जाता था. और जब किंग जेम्स की आगे से औलाद हुई और वो भी आगे से कैथलिक, तो इसने अवाम में एक बहुत ज़्यादा डिस्कॉन्टेंट क्रिएट की. जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, जो ऑपोजिशन थे इसकी किंग की, जो कि अगेन प्रोटेस्टेंट्स थे, दे इनवाइटेड विलियम ऑफ ऑरेंज हु वाज अ प्रोटेस्टेंट, जिसने बेसिकली मैरी से शादी की थी, जेम्स की बेटी थी वो, सो हु वाज आल्सो अ प्रोटेस्टेंट. तो उसको बेसिकली इनवाइट किया टू इन्वेड इंग्लैंड. सो दे आस्क्ड किंग्स डॉटर हु वाज अ प्रोटेस्टेंट एंड किंग्स daughter's husband who also was a Protestant to invade against their father and father-in-law respectively who was a Catholic. Aista aista James' support dwindled and he fled to France, and William and Mary were crowned joint rulers, and William and Mary became the rulers of England. Next is the Bill of Rights. 1689 में basically ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर. इट सेट आउट लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ मोनार्क. इट आल्सो सेट आउट राइट्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर पार्लियामेंट्स एंड फ्री इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट. इसने इन चीज़ों के लिए भी, इन राइट्स के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस इम्पोज की. इन राइट्स को इनैक्ट किया कि कोई क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, नो ब्रेकिंग ऑन द व्हील, नो एक्सेसिव टॉर्चरिंग. जो प्रोटेस्टेंट्स थे किंग जेम्स के टाइम पे, प्रोटेस्टेंट्स को राइट टू आर्म्स, कैरी आर्म्स नहीं दिया गया था बिकॉज ऑफ कोर्स रिलीजियस बायस एंड सेक्टेरियन बायस, बट their right to have defense within law and the right to carry arms was re-established.
The constitutional requirement of Crown to seek consent of Parliament was also re-established in this law. फिर the Act of Settlement 1701. Act of Settlement basically British monarchy के ऊपर settlement का था. There was this concern that when जब Queen Mary और William और Mary वाले जिनको उन्होंने पहले इनवाइट किया था, when Queen Mary died without leaving any children, ठीक है, तो कोई आगे एयर चाहिए था फिर टू रूल इंग्लैंड. बट जो पिछली कंडीशन थी बिल ऑफ राइट्स में वो ये थी कि कोई कैथोलिक किंग नहीं बन सकता. ओनली प्रोटेस्टेंट पर्सन कैन बिकम द किंग ऑफ द इंग्लैंड, रूलर ऑफ इंग्लैंड. बट क्वीन मैरी जो प्रोटेस्टेंट रूलर थी उसने तो कोई औलाद छोड़ी नहीं. तो फिर इस एक्ट के जरिए, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए ये लेजिस्लेट किया जाएगा कि जो उसकी आगे से औलाद है उसकी डेथ पे द क्राउन वुड पास टू ए प्रोटेस्टेंट रिलेशन. This relation was Sophia, who was the Electress of Hanover in Germany. They did not have an heir in Germany. And then her son George I succeeded the throne in 1714. So cutting this long story short, the only available Protestant heir to Mary's immediate family was George I. And George I was back then in Germany, and he was a German speaking individual. And his descendants, including Queen Mary, have ruled Britain ever since. जो अभी की करंट ब्रिटिश रॉयलशिप है वो इस लिनेज से, जॉर्ज द फर्स्ट से अपनी लिनेज ट्रेस करती है. फिर उसके बाद हैं सेप्टेनियल एक्ट्स. सेप्टेनियल एक्ट्स वर इन 1716. मैक्सिमम लेंथ ऑफ पार्लियामेंट 3 से 7 साल बढ़ा दी गई. बाद में नए एक्सेस को दोबारा कम कर दिया गया. देयर वर एक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी के बहुत सारे लोगों को जिनको पेनल्टीज दी गई वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 को में, 1720s में इन लोगों को मल्टीपल एक्ट्स ऑफ इंडेमनिटीज पास हुए. इसमें इन लोगों को भी रिहा किया गया. देन देयर आर पार्लियामेंट एक्ट्स ऑफ 1911 and 1949. It asserted the supremacy of House of Commons by limiting the legislation blocking powers of the House of Lords. तो House of Lords के पास जो सस्पेंसरी पावर थी कि वो वीटो कर देते थे हाउस ऑफ कॉमन्स के बिल को, वो पावर लिमिट कर दी गई. फिर उनका जो उनके पास पावर बच गई थी कि सिर्फ वो डिले कर सकते थे अप्रूवल को. उनकी डिले करने की पावर को भी कम कर दिया गया. मैक्सिमम टाइम लिमिट लग दी गई कि इस टाइम तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लाजमी अप्रूवल देनी है. सो दिस मीन्स दैट हाउस ऑफ कॉमन, द इलेक्टेड बॉडी, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स आर अपॉइंटेड बिकॉज इट्स द अपर हाउस, अगेन रेफर टू थ्योरी ऑफ बाइकैमरलिज्म. तो लोअर हाउस, पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जहां पर बैठते हैं, उनको सुप्रीमेसी आहिस्ता आहिस्ता से मिल गई. Gave House of Commons power to approve acts without prior approval of the House of Lords. Parliament Act of 1949 further limited the power of the House of Lords by reducing the time that they could delay bills from 2 years to 1 year. तो 1 साल से ज़्यादा वो कोई बिल डिले नहीं कर सकते थे. अब अगला क्वेश्चन या अगला हेडिंग जो है इसके ऊपर वो ये है कि कुछ ऐसे क्या कोई डेवलपमेंट्स हैं कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी लिमिट हुई है. तो जी हाँ, बिल्कुल है. डायरेक्ट कुछ लिमिटेशंस हैं कि आज के दौर में, इवन दो इन थियरी देयर इज नो लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट्स पावर, बट देयर आर सम लिमिटेशंस जनरली व्हिच आर नॉन थियरी बेस्ड. सो फर्स्ट ऑफ दोज आर द डायरेक्ट लिमिटेशंस. फॉर इंस्टेंस के बहुत ज्यादा पार्लियामेंट ने खुद लेजिस्लेट करके ही बहुत सारी पावर्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करती हैं. तो जैसे स्कॉटिश पार्लियामेंट और वेल्श पार्लियामेंट असेंबली, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी पावर्स नीचे चलेंगी. दिस इज जस्ट लाइक 18th अमेंडमेंट, जैसे हम बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से पावर काफी सारी सब्जेक्ट्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में दे दिया गया. दूसरा ह्यूमन राइट्स. आई थिंक दिस इज ह्यूमन राइट्स एक्ट. बेसिकली ये था कि जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, इसका सिग्नेटरी बन गया इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश पार्लियामेंट. दिस मीन्स दैट यूनाइटेड किंगडम ने खुद वॉलंटरीली कन्विंस अपने आप को कमिट कर दिया है कि वो यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं वो उससे कंप्लाई करेगा. दिस मीन्स कि एक सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन लगा दी है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में कोई कानून नहीं बना सकता. एंड दोज ह्यूमन राइट्स विच are interpreted by the European Convention of Human Rights as interpreted by the European Convention. Hence, the act which makes it unlawful to any public body which is in any way incompatible with the convention. Then the creation of UK Supreme Court. 2009 तक there was no Supreme Court in the UK.
which is why you had a very weak uh, check on parliament, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट थी नहीं. हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूज्ड टू बी द हाईएस्ट एपेलेट फोरम, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील यूज्ड टू बी हाउस ऑफ लॉर्ड्स. सो पार्लियामेंट बहुत पावरफुल थी, लेकिन अब पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ये लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स दे दी गई हैं. इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं कि ऑल्दो दे नॉट लीगल इन नेचर बट दे डायरेक्टली इफेक्ट द वे पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड. सो पार्लियामेंट कुछ प्रैक्टिकल प्रेशर्स को रिस्पॉन्ड करती है, विच is why it's not completely sovereign, it's not independent. The first of which is the political sovereignty.